नमस्कार। आज बच्चों हम लोग करेंगे कक्षा 9वीं का पाठ 4 कृतिका से माटी वाली। इसके जो लेखक हैं वो है विद्यासागर नौटियाल। तो पाठ करने से पूर्व मैं आप लोगों को विद्यासागर जी का थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। जो विद्यासागर नौटियाल जी हैं ये जाने माने साहित्यकार थे और साथ ही साथ ये विधायक भी रहे थे। और इनका जो जन्म है वो 20 सितंबर 1933 को टिहरी के माली देवल गांव में ही हुआ था। और जो 13 साल की उम्र में ही ये शहीद नागेंद्र संकलानी से प्रभावित हो गए थे। इन्हें जो है रियासत ने टिहरी के आज़ाद होने तक जेल में भी रखा था। ये वन आंदोलन, चिपको आंदोलन के साथ टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में भी पूरी तरीके से सक्रिय रहे। और इन्हें नौटियाल जी को जो है इफ़को साहित्य सम्मान से भी नवाजा गया था। और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का वीर सिंह देव सम्मान, पहाड़ सम्मान समेत जो है दर्जन भर से भी ज़्यादा सम्मान इनको मिले थे। और नौटियाल जी की जो मृत्यु है, इनका जो निधन है, बेंगलुरु के एक अस्पताल में हुआ था 18 फरवरी 2012 को। तो इन्होंने जो अपने जीवन की शुरुआत की थी, इनके जो जीवन की शुरुआत थी बेटा, वो इन्होंने कविताओं के माध्यम से की थी। कि काव्य में इनकी एक विशेष रुचि थी। इनकी एक कहानी है, एक शिकायत सबकी। तो इनकी जो विधाएं हैं वो कहानी के तरीके से जो है इन्होंने लिखी थी। ज़्यादातर जो इनका क्षेत्र रहा था लिखने का, वो ये कहानियाँ लिखा करते थे। तो इस प्रकार जो है ये जो कहानी है माटी वाली, ये भी हमारे जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। जो पाठक है उसे मिट्टी से जोड़ती है और हमारे अंतर मन को जो है पूरी तरीके से छू जाती है। अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं वास्तविकता का परिचय जो है ये माटी वाली कहानी कराती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस माटी वाली कहानी में लेखक ने एक बुढ़िया का जिक्र किया है जो माटी बेचने का काम किया करती थी। उसके घर में कोई नहीं था। लेखक बताते हैं कि टिहरी शहर जो था, लेखक ने देखिए अपने ही कस्बे का जिक्र यहाँ पर किया है शहर का, कि टिहरी शहर में पहले मैं आपको सबसे पहले तो ये चीज़ बताना चाहूँगी बेटा कि पहले जो होते थे लोगों के घरों में कच्चे चूल्हे होते थे। आज की तरह जो है गैस स्टोव आदि इनका प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है जी। तो उस समय पर मिट्टी का काम तो ज़ाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना मनुष्य मिट्टी से जुड़ा हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल मिट्टी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि कोई भी काम जो है वो मिट्टी के बिना नहीं होता था। तो लेखक की जो रचनाएं थी, ये वैसे सारी ही रचनाएं इनकी सामाजिकता से जुड़ी हुई हैं, मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर हम माटी वाली की बात करते हैं तो, और एक और चीज़ बेटा यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि नौटियाल जी की उत्तर बायां है यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, झुंड से बिछुड़ा, फट जा पंचधर, सुच्ची डोर, बागी टिहरी गाए जा, सूरज सबका है। बहुत सारी जो है इनकी निधि रचनाएं हैं। तो यहाँ पर जो बेटा टिहरी का इन्होंने जिक्र किया कि वो जो माटी वाली थी वो क्या काम किया करती थी, कि वो एक हमेशा उसके पास एक मिट्टी से भरा हुआ कनस्तर था, वो अपने पास रखती थी और घर घर जाकर लोगों के चूल्हे लीपने का, वो चूल्हे चौके की लिपाई करने का काम किया करती थी। अब उसको देखिए भोजन तो जुटाना ही था, क्योंकि बेचारी गरीब महिला थी, उसके जो परिवार में भी है कोई और नहीं था, बल्कि एक वो थी और एक उसके पति थे, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। तो अब जो भोजन जुटाने की समस्या, अब देखिए किसी भी व्यक्ति को बेटा भोजन तो, वो कहते हैं ना 2 जून की रोटी, 2 वक्त की रोटी, तो भोजन तो व्यक्ति को हमेशा ही चाहिए। ठीक है जी। तो ठीक उसी प्रकार जो है टिहरी वाली हर रोज़ अपना कनस्तर उठाती, उसमें मिट्टी भरती और लोगों के चूल्हे चौके को लीपने के लिए निकल पड़ती थी। अब पहले के समय में अब देखिए जब मिट्टी से जुड़े हुए लोग थे तो घर में जो है साफ़ लाल मिट्टी तो हर हाल में मौजूद ही रहनी चाहिए। और उसके बाद चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा 2-3 साल में बेटा एक बार कमरों की दीवारों की लिपाई भी कर दी जाती थी। अब देखिए पहले कच्चे घर होते थे तो वहाँ पर और
जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं उन्हें तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, या जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग इससे जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों को पता है कि मिट्टी से ही पहले कच्चे घर हुआ करते थे। आज की तरह जो है ईंट सीमेंट आदि से घर नहीं बनाया करते थे, और जो कच्चे घर थे तो उनको बार बार समय अनुसार आजकल रंग पुताई हो जाती है, लेकिन उस समय में क्या होता था कि लोग जो है गोबर और मिट्टी के को मिक्स करके जो है लिपाई किया करते थे। अब बेटा माटा खान क्या होता है, जहाँ से मिट्टी निकाली जाती है। तो उस समय यहाँ पर लेखक ने बताया कि शहर के अंदर कोई माटा खान नहीं था, ठीक है। और भागीरथी और भिलंगाना 2 नदियों का नाम लेखक ने यहाँ पर लिया है कि उसकी मिट्टी जो है रेतीली थी, जिससे कि चूल्हों की लिपाई का काम वहाँ पर नहीं हो सकता था, ठीक है। और जब कोई किसी के घर में नया किराएदार भी आता तो वो आंगन में देखते थे कि जो वो मिट्टी वाली थी वो भी उस मिट्टी वाले के ग्राहक बन जाते थे, क्योंकि उन्हें भी समय समय पर जो है लिपाई पुताई करवाने होते थे। तो ये बेटा जो थी जो माटी वाली, ये एक हरिजन बुढ़िया थी। तो उस समय लाल मिट्टी की सबको ज़रूरत थी, ये माटा खान से मिट्टी लेकर आती और फिर वहाँ पर आकर लोगों के घरों की लिपाई पुताई कर रही थी। तो इस प्रकार वो पिछले कई सालों से जो है शहर की सेवा कर रही थी। तो स्वाभाविक रूप से बेटा उसे सभी लोग जानते थे। और दूसरी बात बेटा, माटी वाले की जो गरीबी थी, जो फटहाली थी और जो बेचारगी थी, वो भी उसकी पहचान का एक कारण बन चुकी थी। फिर दूसरी बात, लेखक ने बताया कि शायद माटी वाले को तो इतना नहीं जानते थे जितना कि उसके कनस्तर को देखकर पहचान लेते थे। तो वो कहते हैं कि वो एक अपना कनस्तर लिए रहती थी, जो उसका चिकनी मिट्टी से जो है कनस्तर उसके सिर पर रखा रहता था, कोई भी ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। तो कहते कि उसको ये देखकर तो बच्चे जो छोटे छोटे 9-10 साल की लड़कियां थी या बच्चे थे वो भी उसे पहचान लेती थी। अब एक कामिनी लड़की का जिक्र यहाँ लेखक ने किया कि वो दौड़ी दौड़ी उसके सामने आई और कहती कि मेरी माँ ने कहा है कि हमारे यहाँ भी आ जाना। तो माटी वाली कहती है कि अभी आती हूँ। तो बेटा जो घर की मालकिन है उसने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने पर उड़ेल देने को कहा, क्योंकि लोग मिट्टी भी रखते थे ना, अगर हमेशा तो माटी वाली नहीं होती थी तो उन लोगों को भी जो है वो लिपाई पुताई करनी पड़ती थी। फिर बेटा वो मालकिन कहती है कि तू बहुत भाग्यवान है जो चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, हम यानी कि चाय का समय था, और कहती भाग्यवान व्यक्ति आता है अगर कुछ खाने के समय। तो वो बेटा अपनी रसोई में गई, उसके लिए 2 रोटियां लेती आई और रोटियां सौंप कर वो जो है फिर अपनी रसोई में घुस गई। फिर बेटा एक पंक्तियाँ हैं इसमें बहुत ही बढ़िया कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। अब देखो बेटा, उस मालकिन ने कहा कि भाग्यवान आए खाने के समय पर। अब बेटा लेकिन उसके पास तो ये समय था ही नहीं। क्यों? अब कारण सुनिए। वो गरीब थी, माटी बेचती, लोगों के घर माटी पहुंचाती थी। इसके अतिरिक्त उसके पास आजीविका कोई दूसरा साधन नहीं था। उसके पास खेती के लिए ना तो कोई ज़मीन थी, न रहने के लिए अपना घर था। आगे जिक्र आएगा कि वो ठाकुर की ज़मीन पर ही झोंपड़ी बनाकर रहती थी और जिसके लिए उसे जो है उसका काम करना पड़ता था। रोज़ सवेरे उठती, माटा खान के लिए निकलती, माटी खोदती, भरती, टिहरी के घरों में पहुंचाती और जब तक अपनी झोंपड़ी तक पहुंचती उसको लौटते लौटते शाम हो जाती या कई बार तो रात भी गहराने लगती। तो बेटा माटी बेचने या घरों से मिली रोटियां खाकर वो सो जाती। तो ये उसकी दिनचर्या थी। तो उसे अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। फिर घर की मालकिन बेटा जब अंदर जाती है, माटी वाली ने इधर उधर तेज़ निगाहें दौड़ाई तो हाँ, इस वक्त वो अकेली थी, उसे कोई देख भी नहीं रहा था। उसने क्या किया, उसने फ़ौरन एक अपने सिर पर डिल्ले के कपड़े में जो थी एक रोटी को उसने एक रोटी खुद खाई और बाकी उसके अंदर लपेट ली, इसमें बताया। तो धीरे धीरे उसने एक झटके में खोला और सीधा कर दिया, ठीक है। उसके मैं आगे जो इसमें ज़िक्र किया है तो उसने उसमें रोटी लपेट ली। फिर बेटा उसने क्या किया था, अभी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा, जब उसके अंदर डाल दिया, एक जो है वो चाय लेकर लौटी तो वो उसने गिलास बुढ़िया के पास रख दिया। तो उसने कहा कि ले, सादा बासी साग कुछ है अभी नहीं, इसी चाय के साथ निकल जा, कि अभी तू इसको खा ले, हमारे पास जो है साग सब्जी इस समय पर नहीं है।
तो बेटा उसने वो गोलाई में पकड़कर पीतल का गर्म गिलास हाथ में उठा लिया और जब वो छुआने तो चाय को जो है ठंडा करने के लिए सूसू करने लगी और लंबी लंबी फूंकें मारी और रोटी को निगलने का प्रयास चबाते हुए उसे चाय के साथ खाने लगी। फिर बेटा वो कहती है कि चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन। देखो कितनी बढ़िया बात कही है बेटा उसने कि ये तो जो है बहुत अच्छा साग हो जाती है कि तुमने तो भूख मीठी की भोजन मीठा। बेटा ये बहुत ही बड़ी बात है, भूख मीठी की भोजन मीठा। और ये जो है प्रश्न भी आप लोगों के सामने आएगा कि भूख मीठी की भोजन मीठा। तो देखिए इसके माध्यम से जो है क्या कहने का प्रयास किया गया है कि अगर किसी को भूख लगी हो तो क्या होता है, सामने रोटियां हो, व्यक्ति को साग हो ना हो, मिले ना मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो खाना शुरू कर देता है। भूख उसे जो है सूखी रोटियां खाने पर भी विवश कर देती है। तो ये वाक्य जो है घर की मालकिन ने कहा था कि भूख तो अपने आप में एक साग वगैरह कुछ नहीं है, तो ये खा ले। तो वो तो बेटा जब वो चबा चबा कर गले के नीचे उतार रही थी तो उसने कहा कि ये भी एक अच्छा साग बन जाती है। लेकिन जब ये बात आई कि भूख मीठी की भोजन मीठा की, अगर आपको भूख नहीं है तो आपके सामने चाहे कितनी ही ढंग की चीज़ें क्यों ना रखी हो खाने की, उसके बावजूद भी आप लोगों को वो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। तो वास्तविकता में रोटी के स्वाद का जो असली कारण है वो भूख होती है। ठीक है जी, ये तथ्य छिपा हुआ है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं होता, बल्कि वह भूख के कारण ही हमें स्वादिष्ट लगता है। ठीक है जी। फिर वो बात करती है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर भी। वो कहती है तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाज़ार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। अब देखो बेटा जो वो मालकिन थी उसने कितनी बढ़िया बात कही कि भाई मेरा मन नहीं मानता कि जो हमें विरासत में चीज़ें मिली हैं उसे मैं वैसे ही दे दूँ, क्योंकि बेटा जो हमारे पुरखे थे उस समय इतने साधन और सुविधाएं नहीं थी। उन्हें हर चीज़ पाने के लिए जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आमदनी कम थी, जिससे कि जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो भी पूरा करना जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता था। फिर इसके बाद भी बेटा उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई में से कुछ पैसे बचाए, अनेक जो है कलात्मक वस्तुएं हमारे लिए इकट्ठी की और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए वो छोड़ गए। तो इनसे जो है उनकी मेहनत और लगन और बचत की कठिनाइयों का हमें पता चलता है। तो नई पीढ़ी के लिए ये जितनी भी वस्तुएं हैं वो विरासत जैसी होती हैं। तो इनसे हमें जो है अपनी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान मिलता है और ये जो वस्तुएं हैं हमारे पूर्वजों की रुचियों और आर्थिक सामाजिक स्थिति का परिचय कराती हैं। तो बेटा ये आने वाली पीढ़ियों का दायित्व है कि वे विरासत की इन वस्तुओं का संरक्षण करें और भावी पीढ़ी को सौंप जाएं। पूर्वजों की जो मेहनत और गाड़ी कमाई से बनाई इन वस्तुओं का महत्व जानकर ही जो है मालकिन का मन इन्हें हराम के भाव में बेचने को नहीं करता। तो इस तरीके से जो है उसने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार हमें जो है पूर्वजों से मिली हुई चीज़ों को सहेज कर रखना चाहिए। फिर उसके बाद बेटा वो कहती है कि इतने जो और लोग हैं वो इतनी सारी बातें नहीं सोचा करते। वो कहती है अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है, मैं तो सोच कर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। तो बेटा वो कहती है कि ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही। मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। अब चाय ख़त्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हाल में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। तो इस प्रकार बेटा जो वो है रोटियां इकट्ठी करती थी। फिर उसने कहा कि आज तो जो है उसको पैसे भी मिल गए थे थोड़े बहुत, तो उसने सोचा कि आज तो जो है मैं अपने बूढ़े को यानी कि जो उसका पति था कि उसको जो है रोटियां जाते ही दे दूंगी और वो जो है इन्हें देखकर खिल उठेगा। ठीक है जी।
फिर उसके बाद बेटा वो रोटियां जो है हर रोज़ ऐसा ही काम करती थी। तो बताया ना कि एक दिन उसे जो है काम के बदले में थोड़े पैसे मिल जाते हैं, तो उसने सोचा कि आज तो जो है मैं उसे कोरी रोटी नहीं दूंगी, खाली रोटी नहीं दूंगी, बल्कि उसने उसके लिए प्याज भी लिए और जो है कि प्याज के साथ उसको मैं ये रोटी दूंगी। तो इस प्रकार बेटा वो सारा दिन ये हिसाब लगाती रही और अंत में अपने घर पहुंच गई। अब बेटा जो उसका पति था, जो उसका बूढ़ा था, उसे कोई ज़रूरत रोटियों की नहीं बची थी। क्यों? क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। तो माटी वाली को छोड़कर जो है वो जा चुका था। अब बेटा वहाँ पर बात उठती है टिहरी बांध के निर्माण की। तो वो कहती उसकी तो अब वहाँ पर तहसील से उसके घर का भी उसको कहा कि प्रमाण पत्र ले आना कि शहर में बाढ़ की समस्या थी बांध के कारण। तो सभी लोगों को आदेश दे दिए गए थे कि इस शहर को खाली करना है और तुम भी जो है अपना ये लेकर आ जाना जो तुम्हारा प्रमाण पत्र है। तो उसने कहा कि साहब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो माटा खान से माटी लाती हूँ। और कहते हैं कि माटा खान तेरे नाम चढ़ी है? तो वो कहती है कि हम तेरा नाम लिख देते हैं। तो वो कहती है कि माटा खान तो मेरी रोज़ी है साहब। फिर वो कहते हैं कि हमें रोज़ी नहीं बल्कि इसके कागज़ चाहिए। तो बेटा उसके पास कुछ नहीं होता। वो कहती है कि साहब बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी। तो इस बात का जो फैसला है वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, तुझे खुद ही करना पड़ेगा। अब बेटा वहाँ पर सुरंगों को बंद कर दिया गया, शहर में पानी भरने लग गया, आपाधापी की स्थिति मच गई, लोग भागने लगे सब कुछ छोड़कर। और सबसे पहले तो जो है सारे के सारे शमशान घाट ही वहाँ पर डूब गए जितने भी थे। तो उधर जब शमशान घाट डूबे तो क्या हुआ कि लेखिका वो जो माटी वाली थी अब उसके पति को लेकर वो बेचारी कहाँ जाती, उसका कोई सहायक नहीं था। और इसलिए अंत में वो एक बहुत बड़ी बात कहती है कि कभी भी किसी गरीब का शमशान घाट नहीं डूबना चाहिए, शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस माध्यम से बेटा क्या कहने का प्रयास किया गया है कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो और चीज़ों के लिए तो इतना नहीं, वो सिर्फ़ उसको एक दो रोटी की चिंता होती है, बाकी तो उसे जो है सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं इधर उधर से। वो कोशिश करता है कि वैसे ही लोगों के काम करता है, अपनी दो रोटी से गुज़र बसर कर लेता है। लेकिन अंत में जब उसका पति मरा तो क्या हुआ कि सब लोग अपने अपने उसमें लगे हुए थे और शमशान घाट भी डूब गए थे। तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि आखिर वो अपने पति को लेकर जो है कहाँ जाएगी। तो इसलिए वो कहती है कि कभी भी किसी गरीब का शमशान घाट नहीं डूबना चाहिए। अब बेटा अंत में तो चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, हर किसी को कहाँ जाना होता है, हर किसी को अंत में मरने के बाद शमशान ही जाना होता है। तो इस कथन का क्या आशय है कि गरीब आदमी का रहने का ठिकाना कभी भी नहीं छीनना चाहिए। गरीब आदमी अगर एक स्थान से उजड़ गया तो बेटा दूसरे स्थान पर बसने में वो समर्थ नहीं होता है। अगर वो मूल स्थान से उखड़ गया तो फिर उसकी मिट्टी खराब हो जाती है, वह मारा मारा फिरता है। और इसलिए उसे भी अपने निवास स्थान पर ही अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए और शमशान तक वहीं रहना चाहिए अपनी अंतिम यात्रा तक जहाँ का वो मूल निवासी है। तो इस पाठ में बेटा लेखक ने जो है विस्थापन की समस्या को जग जाहिर किया है कि किस प्रकार जो है हमारा जो लोग हैं वो गरीब लोग हैं, उन्हें अगर कई बार यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, कोई समस्या आती है तो उन लोगों के न केवल खाने के लाले पड़ जाते हैं बल्कि उनको रहने की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए लेखक ने यहाँ पर बेटा गरीब व्यक्ति की विस्थापन की व्यथा को हमारे सामने प्रकट किया है। धन्यवाद।